जी। मतलब जिनको दंगा बोला जाता है, जो एक वन साइडेड ऑर्केस्ट्रेटेड विद स्टेट सपोर्ट कत्लेआम किया जाता है अल्पसंख्यकों का, और भारतीय इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का एक बहुत ही क्लोज लिंक रहा है, एक बहुत ही क्लोज रिलेशन रहा है। गोरख ने बहुत अच्छे से बोला था कि इस बार दंगा बहुत हुआ है, बहुत अच्छी होगी अब वोटों की फसल। इसी तरीके से कुछ गोरख ने बोला था, वो बहुत गोरख ने जो कैप्चर किया वो हमारे देश की सच्चाई है। 84 के बाद कांग्रेस एक बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ आया। 2002 में गुजरात के बाद चीफ मिनिस्टर मोदी 2 बार और चीफ मिनिस्टर बने, बहुत और वोटों से और बड़े मेजोरिटी से। और मुजफ्फरनगर के बाद अब वो मोदी गुजरात मुजफ्फरनगर का सफर तय करके अभी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इस तरीके के कम्युनल अटैक्स, इस तरीके का कम्युनल पोलराइजेशन हमारे देश की जमहूरियत में, जिसको जमहूरियत बोला जाता है, उसके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। और उसमें नो डाउट कुछ पार्टियां जैसे संघ परिवार, जैसे बीजेपी है, उसमें वो उसका सबसे आगे रहती है, लेकिन बाकी पार्टियां उससे अलग नहीं है, क्योंकि कम्युनल पोलराइजेशन सबको ही मदद करता है। राम मंदिर के गेट वो तो राजीव गांधी ने ही खोले थे। बाबरी मस्जिद का जजमेंट 2010 में वो तो कांग्रेस की सरकार के समय ही आया था। तो बहुत ही शेमफुल रोल रहा है वो सारी पार्टीज भी, जो अपने आप को मतलब तथाकथित सेकुलर पार्टीज का भी, जो वो भी कम्युनल पोलराइजेशन अपने हित के लिए यूज करती है। आज से कुछ साल पहले 2013 में हम लोग गए थे महाराष्ट्र में, एक जगह है धूले, वहां इस तरीके के कम्युनल टेंशन ऑर्केस्ट्रेट करके 6 मुसलमानों को मार दिया गया। उस समय वहां एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, और एनसीपी और कांग्रेस की सरकार वहां, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शिवसेना के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर शिवसेना के साथ मिलकर ही काम कर रहा था, जो हमने देखा वहां फैक्ट फाइंडिंग में। आज के में जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया वो ओवैसी की पार्टी के एमएलए के खिलाफ, वो भारत माता की जय नहीं बोल रहा। ओवैसी की पार्टी से और ओवैसी से बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है, लेकिन ये क्या नया एक सिलसिला शुरू हुआ है, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। सबसे आगे उसमें एनसीपी और कांग्रेस है, बीजेपी से भी आगे, कि इस एमएलए को सस्पेंड किया जाए। तो इस तरीके का कम्युनली पोलराइज करना यहाँ हर पार्टी करता रहा है, और वो हर पार्टी ही कहीं ना कहीं, जो आज संघ परिवार एक मॉन्स्टर के तौर पर उभरा है, सबका उसमें रोल रहा है उसको इस मॉन्स्टर के तौर पर उभारने का। इस समय ये 1.5 साल की बात करते हैं हम, जैसे नरेंद्र मोदी का आगमन होता है, यूआर अनंता मूर्ति की मौत होती है, जब उनको वो पहले कहते हैं कि मोदी आएगा तो मैं मुल्क छोड़ दूंगा, फिर नमो ब्रिगेड उससे कहती है कि आप पाकिस्तान ही चले जाओ। उसके बाद उनकी मौत होती है, फिर पेरुमल मोर्गन का मुद्दा आता है, उसके बाद ये लगातार एक सीरीज चलती है, चलती जेएनयू पे आती है, भारत माता पे आती है, वगैरह वगैरह। इन सभी घटनाओं को हम कैसे एक लड़ी पर जोड़ेंगे, इसमें क्या समानता है, क्या इसमें से दिखता है? आपने एक बात बोली, मैं उससे शुरू करना चाहूंगा कि आजकल हर किसी को बोला जा रहा है कि पाकिस्तान किसको भेज। कभी कभी लगता है नवाज शरीफ बहुत परेशान हो जाएगा, इतने सारे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में उतनी जगह नहीं है जितने लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। वो अपने उसी आवाज से हमारा तो पाकिस्तान से कोई वैसी दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे पाकिस्तान के अवाम हो चाहे हिंदुस्तान के अवाम हो। वो सेम ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं और सेम ही लोग उनको आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा है, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल्स पे अटैक हो रहा है, राइटर्स पे अटैक हो रहा है, और खासतौर से उन राइटर्स पे अटैक हो रहा है जो हमेशा इस संघ परिवार की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते रहे, लिखते रहे। और ये ऑल राउंड अटैक है। ये जो आपने घटनाक्रम गिनाया, उस घटनाक्रम में और भी वारदात जोड़ जा सकती है। एक तरफ तो यहाँ शहरों में इंटेलेक्चुअल्स पे, स्टूडेंट्स पे, चाहे वो यूआर अनंत मूर्ति पे हो, उसके बाद मुरुगन पे हो, उसके बाद अरुंधति रॉय पे हो, जो अभी नागपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आया, नागपुर में जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट आया, जो ऐसा लग रहा है कि संघ परिवार ने लिखा है वो जजमेंट। उसके बाद जेएनयू को हो, एफटीआईआई हो, अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हो रहा है रोहित वेमुला के न्याय के आंदोलन के लिए, या फिर दिस अटैक इज पार्ट ऑफ अ वाइडर अटैक ऑन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो किसानों पे हो, मजदूरों पे हो। तो एक बहुत ही गंभीर समय है, और इस गंभीर समय की गंभीरता को अगर हम समझें तो हम समझेंगे कि ये सारे अलग अलग तबके के अलग अलग आंदोलन, मूवमेंट्स इंस्पायर मूवमेंट्स। जब अमेरिका में ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट शुरू हुआ
वो वही मूवमेंट था जिसने इंस्पायर किया दलित पैंथर्स को हिंदुस्तान में। जब चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, वो वही मूवमेंट था जिसने इंस्पायर किया नक्सलबारी को। जब वियतनाम वॉर के खिलाफ लोग लड़ रहे थे वियतनाम में, वो उसी समय अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स मूवमेंट बहुत तेज था, एंटी वॉर मूवमेंट बहुत तेज था। वही समय था जब यूरोप में 1968 का जो आंदोलन है वो शुरू हुआ। और ये सारे मूवमेंट्स ने, ये नहीं बोल सकते किस मूवमेंट ने किसको इंस्पायर किया, वो सारे मूवमेंट एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे। ऑल मूवमेंट्स वर इन डायलॉग। आज का समय भी वो समय है कि वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल दीज मूवमेंट्स स्पीक टू ईच अदर, ऑल दीज मूवमेंट्स कम टुगेदर। चाहे वो आदिवासियों का आंदोलन हो, चाहे वो मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे वो अलग अलग प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स हो। आज का बहुत गंभीर समय है। ये ऐसा समय है जहाँ हर एक फोर्स को बहुत जरूरी है कि सेक्टेरियनिज्म की से बचें और एक यूनाइटेड लड़ाई लड़ें। अभी बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वैसे हम भारत के दर्शन को देखें, फलसफे को देखें, उसमें तो कितनी सारी विचारधाराएं आती रही, टकराती रही, उसमें से नए बात पैदा होते रहे, डायलेक्टिकल उसका जो चेहरा स्वरूप देखा। मतलब एक ही आपका बोली हो, एक ही भाषा हो, वो दूसरों को विदेशी कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता उनका कॉन्सेप्ट ही विदेशी है? देखिए, देश इज हिस्टोरिकली मतलब ये इतिहास से परे नहीं है, इतिहास ही उसको लेकर आया है। आज संघ परिवार जो इतिहास को रीराइट करना चाहता है और इतिहास को लेकर उनका इतना डिस्डेन है, जो असलियत में हमारे देश का इतिहास है, मतलब ये इतिहास को रीराइट करना और इतिहास के साथ डिस्डेन रखना, ये मतलब बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। वो नहीं चाहते बहुत सारी ऐसी बातें जो इसी जगह, इसी टेरिटरी में हुआ, उन सारी चीजों को वो दरकिनार करके एक बहुत ही मोनोलिथिक एजेंडा लेकर आना चाहते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। और ये नेशनलिज्म एक्चुअली देखा जाए, वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन ये काउबेल्ट नेशनलिज्म ही है। मतलब इसमें बियॉन्ड अ पॉइंट, ये नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाकों के बाद बहुत सारे इस देश के रीजन जो अपने आप को यहाँ वहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट ना चल रहा हो, लेकिन वो उस इडियोलॉजी से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही मोनोलिथिक विजन है जो आपने बोला, सही बात है। और उस मोनोलिथिक विजन में सबको देशद्रोही बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ जनता देशद्रोही है, क्योंकि उसका कोई जगह ही नहीं है उस विजन में। महिलाओं को कोई जगह नहीं है, मुसलमानों की कोई जगह नहीं है, दलितों की कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट हिंदुओं, जो लोग अपना हिंदू हो सकते हैं लेकिन जो इनके विचारधारा से कनेक्ट नहीं करते, एग्री नहीं करते, उनकी भी जगह नहीं है। तो जितने लोगों की जगह नहीं है, उन सारे लोगों को एक साथ करके हमारे सामने चैलेंज है कि जो लोग, उनको उस जगह से निकाल दिया जाए। ये भी बड़ी कमाल की बात है कि जैसे हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, यहाँ चार वाक भी है, सांख्य भी है, जो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक थे, तो इनको तो ये भी शायद रास नहीं आएंगे। वो नहीं, अगर मेरा बहुत इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन अगर हिंदू मिथोलॉजी को पढ़ लें ये लोग, उस हिंदू मिथोलॉजी को भी ये सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं, नो लव फॉर हिंदू मिथोलॉजी, बट उस हिंदू मिथोलॉजी में इतनी सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी जहाँ संघ परिवार को बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब आप सेक्शन 377 और होमोसेक्सुअलिटी को ले लीजिए, ये होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं। अभी आरएसएस का जो ये वो मीट हुआ था, उसमें बोला इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप जाके कामसूत्र, वो भी इस देश में ही लिखा गया, आप उसको देख लीजिए। और जितना सेक्सुअलिटी को लेके भी इस देश के अलग अलग जो इस तरीके की किताबें हैं, वो अगर संघ परिवार पढ़ रहे तो संघ परिवार वो बिल्कुल हॉरर से परेशान हो जाएगा, ये क्या चीज है। तो इसका इतिहास से और इतिहास में क्या लिखा गया पहले, उससे कम लेना देना है। और आज के समय एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत वो ज्यादा काम कर रहा है, तो उस पॉलिटिकल एजेंडा को समझना बहुत जरूरी है। वो चीजों को सिलेक्टिवली इन्वोक करेगा क्योंकि उसका आज का कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है। इसका भारत में 4000 साल पहले या 3000 साल पहले या 500 साल पहले क्या हुआ, उससे कम लेना देना है, बल्कि आज वो क्या करना चाहते हैं। वो देश की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी देश को वो विदेशी कंपनियों को बेचना चाहते हैं, उससे ज्यादा लेना देना। और वो नहीं चाहते कि इस पे कोई बात करे, इस देश को विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस देश की खनिज संपदा को बेचा जा रहा है, इस देश के श्रम को बेचा जा रहा है। इसीलिए वो ये पूरा नेशनल एंटी नेशनल वाला पूरा बोगी लेकर आए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो लेफ्ट की धड़े नहीं,
एनजीओ तक को भी निशाना बनाया जा रहा है। तीस्ता सीतलवाड़ की बात करें, ग्रीन पीस वाली प्रिया पिल्ले की बात करें, और ऐसी कितनी सारी उदाहरणें हैं। तो इस सब के चलते ही जो मनुष्य हकों की लड़ाई है, वो एक तो डेमोक्रेटिक मनुष्य अधिकारों की लड़ाई है, जो इंसानी अधिकारों की लड़ाई है, ह्यूमन राइट्स की जो हम बात करते हैं, उसकी सूरत क्या लग रही है आपको? देखिए, जैसे मैंने बोला कि जो अटैक जो लोग जनवाद के लिए लड़ते हैं, जो लोग एक अच्छे समाज के लिए लड़ते हैं, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए लड़ते हैं, उनके पे हमेशा ही अटैक रहा है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी हमेशा उनके खिलाफ रही है। लेकिन आज ये दायरा बढ़ गया है। आज अगर आप बहुत बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स की बात भी करें तो आपको उसके लिए भी अटैक किया जा सकता है। और चाहे आप यूएपी का घेरा बता दिया गया, आपके सोचने तक वो भी पे भी आपको अंदर किया जा सकता है। आप किस तरह का लिटरेचर रखते हो, क्या सोचते हो, इस पे भी टारगेट किया जा सकता है आपको। सिर्फ सोचने पे ही नहीं, यूएपी तो ये बोलता है कि आपके इरादों पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इरादे मापने की मशीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये यूएपी, आप कितने सारे एक्टिविस्ट को जेल के अंदर कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन इनका इरादा था कुछ करने का। मतलब ये आप प्रूफ कैसे करेंगे कोर्ट में? तो इस किस्म के जो बहुत ही ड्रैकोनियन लॉज है यूएपीए, मतलब इट्स लाइक पोटा रिडक्स ओनली। एक चीज हटा देंगे, पुलिस कन्फेशंस को छोड़ के, बाकी सब तो यूएपीए में सब कुछ है। और उसको 2008 के बाद और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है। तो लेकिन मैं बात जो कर रहा था कि वो ये है कि यूएपीए का यूज हो, पोटा का यूज हो, कुछ लोगों के खिलाफ तो हमेशा यूज होता रहा है। रेडिकल लेफ्ट के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, कश्मीरी नॉर्थ ईस्ट लोगों के खिलाफ। लेकिन वो दायरा बढ़ता जा रहा है कि आज आमिर खान, शाहरुख खान तक को देशद्रोही बोल दिया गया है। तो जब ये दायरा बड़ा है तो हमारे ऊपर इस सिचुएशन को एनालाइज करके इसको कैसे लड़े में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर रेडिकल लेफ्ट फोर्सेस अपना कर्तव्य और अपना हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समय समझता है तो वो बहुत जरूरी है कि इन सबको साथ में लेके जाया जाए। और ये वो समय है जो रेडिकल लेफ्ट बोलता था वो आज आपके सामने बहुत ब्लेटेंटली आपके सामने दिख रहा है कि इंडियन स्टेट का क्या कैरेक्टर है। अगर इस समय आप अपनी विचारधारा को, आप अपने मैसेज को लोगों के बीच में ले जाके उनको बोलबंद नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा